रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 56। इटली रोम सिटी। शाम का वक्त। अथर्वा आज बहुत जल्दी घर आ गया था और वह आज भी शगुन के साथ जल्दी से खाना खाया और वे दोनों करीब घंटे भर टीवी देखने लगे। रात के 11 बज चुके थे और अथर्व ने टीवी बंद कर दिया, जिससे शगुन को फिर से गुस्सा आया। पर अथर्व ने उसकी एक न सुना। वह जानता था कि अगर वह टीवी नहीं बंद करेगा तो शगुन खुद से कभी टीवी नहीं बंद कर देगी। एक बार वह देखने लगी तो वह उसी में घुसी पड़ी रहती है, जिसके चलते अथर्व ने बिना उससे पूछे या कहे टीवी बंद कर दिया और सोफे से उठा और शगुन से बोला, अब चलो सोने। शगुन ने भी सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए सोफे से उठी और आगे आगे चलने लगी। यह देख अथर्व एकदम आगे बढ़कर जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर जाने लगा। वे दोनों कमरे में आए तो अथर्व ने बड़े प्यार से शगुन को अपनी बाहों में ले लिया और बोला, कल तुम जल्दी उठना, हमें कहीं बाहर जाना है। ये सुन शगुन क्यूरियस होते हुए बोली, कहाँ जाना है? अथर्व ने सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, कल जाने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अब चलो जल्दी से सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है ना। अथर्व को बात सस्पेंस में रखे और शगुन मान जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह जिद करने लगी, नहीं, आप पहले बताओ कहाँ जाना है। अथर्व भी उसके बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया और वह सीधे बेड पर लेकर गया और बोला, अब चुपचाप सो जाओ। पर शगुन उससे जिद करते हुए बोली, प्लीज़ बताओ ना, अगर आपको पूरा नहीं बताना था तो प्लीज़ हिंट तो दे दो, जिससे मैं समझ जाऊं कि हमें कहाँ जाना है। क्या आप मुझे शॉपिंग पर लेकर जाएंगे या हम कहीं घूमने जाने वाले हैं? अब तो अथर्व को ही पछतावा होने लगा कि उसने क्यों अपनी जुबान खोला। अथर्व स्ट्रिक होते हुए बोला, मैंने कहा ना चुपचाप सो जाओ तो सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं वह करने जा रहा हूँ। इतना बोलकर अथर्व जानबूझकर कमरे से बाहर निकला, नहीं तो शगुन पूछ पूछ के उसका दिमाग खराब कर देती, जिसके चलते अथर्व ने अपना पेंडिंग काम करने में भलाई समझा। इधर कमरे में शगुन यही सोच रही थी कि अथर्व कल उसे कहाँ लेकर जाएगा और वह अपने दिमाग में प्लान बनाने लगी। अगर वह शॉपिंग पर जाएगी तो क्या क्या चीज़ें खरीदेगी और अगर घूमने के लिए जाएगी तो वह क्या पहनकर जाएगी। वह अलग अलग अपनी आइडिया लगाने लगी ताकि वह कल के लिए जल्दी रेडी हो जाए। यूं ही सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गया और वह गहरी नींद में सो गई। इधर अथर्व अपनी स्टडी रूम में बैठे काम कर रहा था। अब रात के करीब 1 बज चुके थे। अब अथर्व ने अपने सारे काम निपटा लिया कि तब भी उसे तेजा का कॉल आया। अथर्व ने तुरंत तेजा का कॉल रिसीव किया। कॉल दूसरी ओर से तेजा बोला, सर मैं कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूं। इधर से अथर्व बोला, ओके, आने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आया ना? कॉल की दूसरी ओर से तेजा बोला, नहीं सर, सब कुछ ठीक है और अब मैं बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूं। सुबह मैं आपसे मिलूंगा। इधर से अथर्व हम बोला और कॉल काट दिया। कॉल कट होते ही अथर्व मोबाइल में देखने लगा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वह आगे क्या करने वाला है। अथर्व ने वॉच में टाइम देखा तो 1:15 हो गया। अथर्व चेयर पर से उठा और स्टडी रूम से बाहर निकला। सीधे अपने कमरे में आ गया तो देखा शगुन एकदम गहरी नींद में सोई हुई है। अथर्व उसके पास लेटा और उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा। 5 मिनट उसे देखता रहा, फिर उसके फोरहेड पर किस किया और अपनी बाहों में लेकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग 9:10। शगुन जब सोकर उठी तो देखी अथर्व उसके पास में नहीं है। उसे लगा शायद अथर्व रात भर स्टडी रूम में ही था। वह जैसे उठकर वॉशरूम की तरफ जाने को हुई कि उतने में अथर्व क्लोसेट से बाहर निकला और उसके आने की आवाज़ सुनकर शगुन पीछे पलटकर देखी तो अथर्व था। अथर्व एकदम रेडी हो चुका था। जैसे उसने ऊपर से नीचे तक देखी और जल्दी से उसके पास आकर उसे गुड मॉर्निंग विश की। बदले में अथर्व ने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया।
अथर्व उसके गालों पर हल्के हाथ से थपथपाते हुए बोला, जाओ जल्दी जाकर रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। 20 मिनट के बाद शगुन वॉशरूम से बाहर निकली तो अभी भी अथर्व सोफे पर ही बैठा था और शगुन उसके सामने आकर बोली, आप बताओ मैं क्या पहनूं? शगुन का ऐसा पूछना कि अथर्व सोच में पड़ गया कि सच में उसे क्या पहन कर जाना चाहिए। अथर्व सोफे से उठा और बोला, आज तुम साड़ी पहनोगी, वो भी बंगाली। अथर्व जल्दी से क्लोसेट में गया और शगुन के लिए रेड एंड वाइट कलर वाला साड़ी निकाल कर लेकर आया। शगुन उसके हाथ से ब्लाउज ले शेफ वेयर लेकर वापस क्लोसेट में चली गई। 5 मिनट में पहनकर बाहर निकली। अथर्व उसे जल्दी जल्दी साड़ी पहनाने लगा। करीब 20 मिनट गया साड़ी पहनाने में, पर बहुत अच्छी तरह से उसे साड़ी पहना दिया। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने उसे बिठाया और जो गोल्ड की ज्वेलरी उसके लिए ख़रीदा था वह सब उसे पहनाया और उसके बालों का सिंपल बन बनाया जिसमें वह कमाल की नज़र आने लगी। कुल मिलाकर टाइम 40 मिनट गया उसे रेडी करने में। अब जाकर शगुन एकदम परफेक्ट बंगालन दिख रही थी। कुछ कमी था तो वह सिंदूर की, बाकी तो एकदम परफेक्ट दुल्हन दिख रही थी। शगुन सच में एकदम दुल्हन दिख रही थी, जो देख अथर्व उसे देखता रहा। उसे भी यकीन नहीं हो रहा उसे अथर्व ने उसे तैयार किया और इतना परफेक्ट तैयार किया। न जाने क्यों अब अथर्व को जलन होने लगा था कि वह इतना उसे तैयार करके बाहर लेकर जाने वाला है और फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, चलो नीचे हमें ब्रेकफास्ट भी करना है। शगुन कुछ नहीं बोली। वह अपने आप को मिरर में देखी और मुस्कुराने लगी क्योंकि सच में वो बहुत ही प्रीटी दिख रही थी और वह भी खुद के मन में ही मन कहने लगी, इसने मुझे कितना परफेक्ट रेडी किया है, मैं कब सीखूंगी। उसका हाथ पकड़ के जब नीचे लेकर आया तो एंटोनियो और लुसिया उसे तो एकटक देखने लगे। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि यह उसकी मैडम है और इतनी गजब की दिखाई दे रही। उन दोनों की तो नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रहा। जब अथर्व ने अपनी नज़र सभी के तरफ फेरा तो देखा सब उसी को घूर घूर कर देख रहे, पर अथर्व ने जब उनके तरफ देखा तो सभी लोग अपनी नज़र नीचे कर लेते क्योंकि वहाँ के सर्वेंट और गार्ड पहली बार साड़ी में किसी को देख रहे थे तो जाहिर सी बात है कि वह घूर कर ही देखेंगे। अथर्व सर्वेंट लुसिया को तेज़ आवाज़ में बोला, वह ब्रेकफास्ट जल्दी से टेबल पर लगाए। उसकी इतनी तेज़ बोलने पर सर्वेंट लुसिया हड़बड़ाते हुए टेबल पर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट लगा दी। करीब आधे घंटा लगा उन दोनों को ब्रेकफास्ट करने में। उसके बाद अथर्व शगुन का हाथ पकड़ विला से बाहर निकला। आज उनके साथ एंटोनियो भी था और वे सभी कार में बैठ जाने के लिए रवाना हो गए। करीब आधे घंटे के बाद वे सभी एक बड़े होटल के सामने पहुँचे। यह काफ़ी बड़ा होटल था और यहाँ की वीआईपी सर्विस गेस्ट को दिया जाता था। फिनिक्स होटल। रास्ते भर शगुन अथर्व से पूछती रही कि वे सभी कहाँ जा रहे हैं, पर अथर्व ने उसे कुछ भी बताना सही नहीं समझा। वहीं उनकी कार पार्किंग एरिया में रुकी। सभी लोग कार में से बाहर निकले। अथर्व जब कार में बैठा था तब भी उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और सभी लोग चलते हुए होटल के अंदर चले गए। 11 फ्लोर रूम नंबर 4401। जब वे दोनों होटल रूम के बाहर जाकर खड़े हुए, अभी भी शगुन क्यूरियस होते हुए अथर्व के तरफ देख बोली कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। उसे अपना हाथ दिखाया जिसका इशारा था कि वह चुप रहे और उसका इतना एटीट्यूड देख आखिरकार शगुन चुप ही हो गई और वह अपने काम में ध्यान देने लगी। अथर्व ने दरवाज़ा खटखटाया तो 2 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला और सामने तेजा खड़ा था। तेजा पहले तो अपने बॉस को ग्रीट किया, उसके बाद साइड में हो गया और वहीं अथर्व शगुन का हाथ पकड़ के होटल रूम के अंदर लेकर गया।
अथर्व शगुन का हाथ पकड़ के अंदर लेकर गया। वहीं तेजा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये होटल लग्जरियस रूम था, बहुत बड़ा। शगुन तो अथर्व को इग्नोर करके पहले तो कमरे का एक एक चीज़ देख रही थी। अब अथर्व ने शगुन का हाथ पकड़ वहीं खड़ा हो गया तो शगुन ने अपने हाथ अथर्व के हाथ से छुड़ाई और एक एक चीज़ों को देखने लगी। सबसे पहले तो खिड़की के पास गई और खिड़की खोल के बाहर देखने लगी। यूं ही 5 मिनट वह पूरा घूम के सभी चीज़ों को देख ली। उसके बाद अथर्व के पास आई और बोली, क्या हम आज रात यहीं रहने वाले हैं? अथर्व ने नाम में सिर हिला दिया, जो देख शगुन मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, तो फिर यहाँ क्यों आए हम? अथर्व उसका हाथ पकड़ के सोफे पर लेकर गया और खुद भी बैठा और उसे भी बिठाया और हाथ में रिमोट लिया। अथर्व टीवी ऑन करने से पहले शगुन की तरफ देखा और बोला, तुम्हें कुछ दिखाने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना और जो मैं कहूँगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। अथर्व बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा था। वहीं शगुन अब सीरियस हो गई और अथर्व को गौर से देखने लगी कि क्या दिखाने वाला है और क्या बताने वाला है, क्योंकि अथर्व का यह लुक उसने स्टार्टिंग में देखी थी। अब तो वह काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था, पर आज फिर से वह पहले जैसा ही अथर्व दिखाई देने लगा। अथर्व ने टीवी ऑन किया। सेकंड नहीं लगा, टीवी ऑन हो गया और स्क्रीन पर 3 लोगों के चेहरे दिखाई देने लगे। और जैसे ही शगुन अथर्व से नज़र टीवी के तरफ देखी, टीवी स्क्रीन देखते ही शगुन ने अपने दोनों हाथ मुंह पर लगा लिए और उसकी आंखों से भी सेकंड नहीं लगा आंसू निकलने के लिए। शगुन के मुंह से एक जोरदार चीख साथ में बोली, माँ, बाबा, राशि, दीदी। शगुन अपने दोनों हाथ मुंह पर लगाए जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों में इतना आंसू भर गया कि उसे टीवी स्क्रीन पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। वो अपने दोनों हाथ से आंसू साफ करने लगी और जल्दी से सोफे से उठ टीवी के पास जाकर टीवी स्क्रीन को छू कर देखने लगी। पर उसे क्या पता कि जो स्क्रीन के अंदर है वह उसे नहीं देख रहे, सिर्फ वही उन्हें देख रही है। शगुन इतना रो रही थी कि उसकी आंखों से आंसू उसके गर्दन तक बहने लगे। यहाँ तक कि टीवी स्क्रीन पर भी उसके आंसू लग गए, जो देख अथर्व ने तुरंत टीवी बंद कर दिया। उसको इस तरह से रोता देख अथर्व आवाज़ लगाते हुए बोला, शगुन इधर आओ। अपने मम्मी पापा को सिर्फ टीवी में देखना चाहती हो या हकीकत में भी? अथर्व का इतना कहना कि शगुन तुरंत पीछे पलटी। उसका इस वक्त रोने की वजह से हुलिया ही बदल गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू एकदम भरे थे। पूरा उसका गाल आंसुओं से गीला हो गया। वह छोटे बच्चों की तरह अपने दोनों होठ आपस में सिकुड़ा कर अथर्व की तरफ देखी। अथर्व ने अपने आंखों से इशारा किया, अपने पास बुलाया। अब शगुन भी धीरे धीरे चलते हुए अथर्व के पास आई और जैसे उसके सामने आकर खड़ी हुई कि अथर्व ने उसका हाथ पकड़ के अपनी गोद में बिठा लिया और अपने अंगूठे से उसकी आंसू साफ करने में लगा। बड़े प्यार से उसके आंसू साफ कर रहा था कि शगुन और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अभी जो उसने आंसू साफ किया था, अब वह वापस गीला हो गया। अथर्व तुरंत साइड टेबल से टिश्यू पेपर लिया और उसके आंसू साफ करने लगा। बड़े प्यार से बोला, अब बिल्कुल भी रोना नहीं, नहीं तो तुम्हारी एक आंखें निकाल लूँगा। शगुन के कान में जैसे ही यह बात गया कि अथर्व उसका एक आंख निकाल लेगा, वह तुरंत उसे घूरकर देखने लगी। उसे भी पता था कि अथर्व ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। शगुन रोते हुए रुआंसी आवाज़ में बोली, कैसे निकालोगे आप मेरी आंखें? उसकी बातें सुन अथर्व टेढ़ा मुस्कुरा दिया। सच में 5 साल की बच्ची की तरह रो रही थी और सवाल भी उन्हीं की तरह किए। जो सुन अथर्व बोला, चम्मच से निकालूंगा, जैसे तुम 3-4 चम्मच घी खाती हो उसी तरह मैं तुम्हारी आंखें खा जाऊंगा। छी, आप कितने गंदे हो। फिर मैं अच्छी नहीं दिखूंगी।
तो आप डरोगे नहीं? अथर्व अपने दोनों हाथ उसके कमर को पकड़ा जो इस वक्त खुला था और उसकी कमर पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला, मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी ना डरपोक हूँ जो डरूंगा। डरपोक तो तुम हो, है ना? शगुन बेचारा सापना चेहरा बनाकर वापस टीवी की तरफ देखी जो स्क्रीन बंद हो चुकी थी और फिर रोते हुए बोली, मुझे मेरे माँ बाबा से मिलना है। इतना बोल अपने नजरें नीचे झुका ली जो देख अथर्व अपनी उंगली से उसका चेहरा ऊपर की ओर किया। अथर्व ने वापस उसके आंसुओं को साफ किया और साथ ही साथ में बोला, तो मिलना चाहोगी तुम अपने माँ बाबा से? अथर्व की बातें सुन शगुन की आंखों में चमक आ गया और वह अपना सिर तेजी से हाँ में हिलाई जो देख अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, तो जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो क्योंकि वही तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है? शगुन को आज मौका मिल रहा है अपने माँ बाबा से मिलने के लिए, जिसकी खुशी में उसे कुछ नहीं पता कि उसे क्या करना पड़ेगा और उसने खुशी खुशी में अपना सिर हाँ में हिला दी। अथर्व ने टिश्यू पेपर लेकर वापस उसके आंसुओं को साफ किया और साथ ही साथ में उससे बोला, अपनी हुलिया ठीक कर लो क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुमसे मिलने आ रही है। उसकी फैमिली आ रही है उससे मिलने तो शगुन और भी भावुक होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो देख अथर्व ने अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, वेरी बैड वाइफ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इसी तरह रोते हुए देखा तो वह मुझे क्या समझेंगे कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता हूँ। शगुन सिसकियाँ लेते हुए बोली, मैं क्या करूँ, मुझे रोना आ रहा है। जो सुन अथर्व मुस्कुराने लगा और अपने हाथों से उसके आंसू साफ किया, यहाँ तक कि हल्का मेकअप भी कर दिया ताकि वह वापस फ्रेश और खूबसूरत दिखे। तेजा जो दरवाजे पर खड़ा था, अथर्व उसे आवाज़ देकर बुलाया और इशारा किया लेकर आने के लिए जो देख शगुन की अब धड़कनें तेज़ी से धड़कने लगा। उसे यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि आज वह फाइनली अपने परिवार वालों से मिलने जा रही है। वह जैसे अथर्व के गोद में से उठ खड़ी हुई कि अथर्व ने वापस उसके हाथों को पकड़ के अपने गोद में बिठा लिया। अथर्व को उसे 5 मिनट लगा समझाने के लिए जो शगुन अच्छे से समझ गई। शगुन अपना राइट हैंड अपने चेस्ट पर रख खुद को शांत कर रही थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि अथर्व सब सुन रहा था और अपने मन ही मन कहा, काश तुम इसी तरह मेरे लिए तड़पती। 5 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आया। शगुन जो अथर्व के गोद में बैठी थी वह फटाक से वह उठ खड़ी हुई। यहाँ तक कि दौड़कर आगे जाने वाली थी पर अथर्व ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। उसका ऐसा करना शगुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह गुस्से भरी नज़रों से अथर्व की तरफ देखी और एक नज़र अपने हाथ को देखी कि तभी उसे दरवाज़ा पूरा खुला और तेजा अंदर आया और उसके पीछे उसके बाबा, फिर उसकी माँ और लास्ट में राशि। जब चारों अंदर आ गए तो तेजा ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। शगुन अब जो आंसू बचा के रखी थी वह झरने की तरह झरझर करके गिरने लगा। वह इतनी तेज़ी से रोने लगी कि उसका ब्रेस्ट अप डाउन हो रहा था। उसने तुरंत अथर्व का हाथ झटकी और तेज़ी से भागते हुए अपने बाबा की ओर गई और उन तीनों के भी नज़रें जैसे शगुन पर गई कि इस रूम का माहौल एकदम मायूसी में छा गई। शगुन अपने बाबा के गले लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, यहाँ तक कि उसके बाबा भी रो रहे थे और उसके पीछे से उसकी माँ उससे लिपटकर रोने लगी। वही हाल राशि का भी था। इस कमरे में 4 लोग रो रहे थे। वहीं सोफे पर बैठा अथर्व अपने हाथ को देख रहा था जो कि शगुन उसके हाथ को छुड़ाकर तेजी से भागी। अब वह अपने हाथ को मसलते हुए वैसे ही बैठा रहा।
पर वह पीछे पलट के नहीं देखा, पर चारों लोग के रोने की आवाज़ वह साफ साफ सुन रहा था। तेजा अपने हाथ को पीछे की ओर फोल्ड किए खड़ा था। ऐसे ही चारों करीब 10 मिनट तक रोते रहे कि तभी राशि थोड़ी दूर हुई और अपनी मम्मी को संभालने लगी, क्योंकि उसकी मम्मी का रोने की वजह से तबीयत खराब होने लगा और वह ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। राशि तेजा की तरफ देखकर बोली, प्लीज़ पानी दीजिए। जो सुनकर शगुन अपने पापा से अलग हुई और अपनी माँ की तरफ देखी, जो चारों लोग की रो रो के चेहरा पूरा खराब हो चुका था। सबके आंसू आंखों से लेकर गर्दन तक बह चुके थे। माया जी का पूरा बाल बिखर चुका था और वह जैसे गिरने वाली थी कि उनकी दोनों बेटियों ने सहारा देकर खड़ा किया और उन्हें पकड़कर आगे सोफे पर लेकर गए, जहाँ पर अथर्व बैठा था। अब जाकर अथर्व ने नज़र उठाकर सभी की तरफ देखा। तेजा जल्दी से बिस्लरी का पानी लेकर आगे आया और एक गिलास में निकालकर राशि के हाथ में दिया। राशि अपनी माँ को थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाई। वहीं शगुन फ्लोर पर बैठ अपने दोनों हाथ से अपनी माँ के हाथ को पकड़ रखी थी। शगुन के होठ थर 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 काँप रहे थे और वह उनके हाथ को पकड़ अपने गालों पर लगाई। 5 मिनट के बाद माया जी को अच्छा महसूस हुआ और वह फिर से अपने हाथों से शगुन के चेहरे को पकड़ और अपना माथा उसके माथे से टिकाकर फिर रोने लगी। और साथ ही साथ में वह कह रही थी, मेरी बच्ची तू कैसी है? कहाँ थी तू इतने दिन? पता है लोग क्या क्या कहते थे कि तू मर गई, पर तेरी माँ का दिल कहता था तू जिंदा है। मरने की शब्द तो सुन शगुन और भी फूट फूट कर रोने लगी। यहाँ तक कि चारों फिर से रो रहे थे। माया जी ने न जाने कब तक अपने एक एक दुख गाती रही कि लोगों की उन्होंने बातें सुन सुन के वह एक पत्थर जैसी बन गई। फिर भी उनका दिल मानने को तैयार नहीं था कि शगुन मर चुकी है। श्याम जी ने अपना चश्मा निकालकर अपने जेब में रख लिया था और अपने उल्टे हाथ से अपने आंसू साफ कर रहे थे। फिर उन्होंने अथर्व को पहले ही देख लिया था। अब वह आंसू अच्छे से साफ करके अथर्व के सामने गए और हाथ जोड़ते हुए बोले, क्या मेरी बेटी आपके साथ इतने दिन से रह रही है? हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। श्याम जी को इस तरह हाथ जोड़ देकर अथर्व जो खड़ा था वह झुककर उनके पैर छुआ। श्याम जी अथर्व को देख समझ गए कि वह कोई आम इंसान नहीं है और जो उनके लिए जेट लेने के लिए गया था। यहाँ तक कि तेजा और यह होटल यह सब देखकर अच्छे से समझ गए कि यह कोई बहुत बड़ा आदमी है। थोड़ी देर तक माया जी यूं ही रोती रही। फिर शगुन और राशि ने उन्हें चुप कराया। यहाँ तक कि राशि ने अपनी माँ को डांट भी लगाई कि ऐसे ही रोती रहेंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगा और फिर बाकी सभी परेशान होने लगेंगे। थोड़ी देर के बाद जब माया जी की पूरी तरह चुप हो गई और वह अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू साफ कर रही थी, तब जाकर उन्होंने अपनी बेटी का हुलिया देखा, जो बंगाली साड़ी पहनी हुई थी। ऊपर से इतने सारे सोने के गहने पहन रखे थे। वह एकदम दुल्हन जैसी दिख रही थी। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा गोरी और उसकी तबीयत भी थोड़ी बढ़ चुकी थी। ऐसे तो शगुन दिखने में पहले से खूबसूरत थी, पर अब जो वह दिखाई दे रही है वह कुछ अलग ही थी, क्योंकि यहाँ पर उसके खाने पीने का डाइट अलग था और ऊपर से वर्कआउट, जिससे उसकी खूबसूरती में और भी निखार आ चुका था। राशि शगुन से पूछी, इटली शहर में तुझे बंगाली साड़ी कहाँ से मिल गया? अजीब बात है। तब तक माया जी उसे टोकते हुए बोली, मार्केट से लिया है ना बेटा? मिलता ही होगा ना यहाँ आसपास में। वहाँ मौजूद सभी को पता था कि माया जी को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं, बस उन्हें इतना पता है कि इंडिया से दूर आई हुई है, पर कहाँ आई हुई है उन्हें यह नहीं पता। वह जब से उन्हें पता चला कि अपनी बेटी से मिलने जा रही हैं, तब से उनका रो रो के ही बुरा हाल हुआ है। अब सभी लोग की नज़र अथर्व पर थी।
वहीं अथर्व माया जी के पास आया और झुककर उनका पैर छुआ। उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया। राशि तेजा की तरफ देखी और बोली, क्या यही आपके बॉस हैं? राशि की बातें सुन तेजा अपना सिर हाँ में हिला दिया। जो देख राशि अथर्व की तरफ देखी, फिर बोली, आपका नाम क्या है और मेरी बहन आपके पास कैसे? अथर्व जैसे बात करने वाला था कि उतने में शगुन बोल दी, ये अथर्व हैं। माँ बाबा आप पहले सब आराम कीजिए, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। यहाँ तक कि बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है। शगुन की बातें सुन अथर्व अपनी आंखें छोटी कर लिया, पर वह कुछ बोला नहीं। इतने में श्याम जी बोले, हाँ बेटा, हम पहाड़ चढ़कर नहीं आए हुए हैं। हमें भी बातें जानने का पूरा हक है कि तुम इतना दूर क्या कर रही हो, कैसे पहुंची। आखिर इन सब बातों को तुम ही बता सकती हो जो इतने दिनों से हम लोग परेशान हुए हैं। 10 मिनट के बाद सभी लोग शांति से सोफे पर बैठे थे। अथर्व ने तेजा को इशारा किया कि वह खाने का ऑर्डर देकर आए। अथर्व का ऑर्डर पाते ही तेजा कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही श्याम जी अथर्व और शगुन के तरफ देख कर फिर पूछे, अब तुम दोनों प्लीज़ बताओ। अथर्व सख्त आवाज़ में बोला, पहले आप लोग कुछ खा लीजिए, उसके बाद हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ बातें करना है। अथर्व जिस तरह से बोला उसी तरह से सभी लोग उसी की ओर देख रहे थे और जैसे अपनी बातें ख़त्म किया तो किसी की हिम्मत नहीं हुआ कि वह वापस कुछ कहे, क्योंकि वह सही तो कह रहा था। कुछ ही देर में 2 वेटर खाने की ट्रॉली लेकर आए। उनके साथ तेजा भी था। एक वेटर ने जल्दी से 2 टेबल को अटैच किया और वे दोनों जल्दी से सभी के लिए खाना लगाने लगे। अब देखते देखते समय भी दोपहर हो गया था। सबका ध्यान खाने पर था, क्योंकि पूरा खाना वेजिटेरियन था। दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ सलाद और एक घी का डब्बा भी बीच में रखा था। और तो और साथ ही साथ में बंगाली स्वीट दर्जनों रखे हुए थे। इसके अलावा खाने में कोई भी चीज़ नहीं था। अथर्व नहीं चाहता था कि कोई भी अलग चीज़ वहाँ पर रखा जाए, जिससे शगुन की फैमिली खाने में हिचकिचाहट करे। और खाना देख शगुन की फैमिली समझ गए कि पहले से ये सब ऑर्डर दिया हुआ था, इसलिए तो इतना जल्दी खाना बनकर आ गया। शगुन की आंखों में हल्का आंसू लिए सभी की तरफ देख बोली, माँ बाबा चलो ना, हम सब साथ में खाना खा लेते हैं। उसकी बातें मानकर उसकी फैमिली ने भी खाने के लिए बैठ गई। उनके साथ आज अथर्व भी बैठा हुआ था। शगुन की मम्मी ने शगुन को अपने पास बिठाया और उसे अपने हाथों से दाल चावल खिलाने लगी और वह बड़े मज़े से खा रही थी। बीच बीच में राशि भी उसे खिला रही थी। करीब आधे घंटे में सभी ने खाना खा लिया। उसके बाद सभी लोग वापस सोफे पर बैठे। अगर कोई खड़ा था तो वह सिर्फ शगुन खड़ी थी, क्योंकि उसे अपनी फैमिली से कुछ कहना था, सब बातें उसे बताना था। पहले तो अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी कि वह कहाँ से सारी बातें स्टार्ट करे। कभी वह अथर्व को देख रही थी तो कभी अपने माँ बाबा या राशि पर। उसे कहने में उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा था। तभी उसके बाबा उसे हौसला देते हुए बोले, शगुन बेटा बोलो, तुम्हें क्या बोलना है, जल्दी बताओ। मुझे जानना है कि मेरी बेटी इतने दिन से कितने तकलीफ़ झेले हैं। शगुन 5 मिनट तक खामोश रही, फिर उसके बाद बोलना चालू की, माँ बाबा, मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता आप लोग यकीन करेंगे या नहीं, पर यही सही है। इतने में माया जी बोली, बेटा तू बोल तो सही, हम क्यों नहीं यकीन करेंगे, हम ज़रूर तुझ पर यकीन करेंगे, तू बता तो पहले। शगुन लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, यह अथर्व जी हैं, मेरे पति हैं, हम दोनों ने शादी कर लिया है। शगुन का शादी कहना कि तीनों लोग चौंक कर देखने लगे, क्योंकि शगुन ने ना कोई मांग में सिंदूर भरी थी, ना गले में मंगलसूत्र था और ना ही कोई माथे पर बिंदी, जिसे कोई अंदाज़ा लगा सके कि वह शादीशुदा है। और वह पहनी भी थी तो सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी पहनी थी। शगुन का ये कहना कि वह शादीशुदा है
उसकी फैमिली सुनकर तो चौंक गई, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं कि शगुन शादीशुदा है। यहाँ तक कि दिखाई भी नहीं दे रही कि कैसे कोई माने कि वह शादीशुदा है। उसके परिवार वालों ने एक साथ में चौंक कर बोले, क्या? उसके बाबा तो सोफे से उठ खड़ी हुई और उसके शोल्डर को पकड़ झकझोरते हुए बोले, क्या कहा तूने? शादी कर लिया? उसके बाबा उसे पकड़कर पूछ रहे थे कि शगुन अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों होठों को आपस में दबाकर रो रही थी। उसके आंसू आंखों से बहते हुए गालों पर लुढ़क गए, पर वह इसके आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि यही बड़ी मुश्किल से उसके शब्द निकले। उसे अपने माँ बाबा को देखकर खुश होना चाहिए, तो वह उन्हें अपनी बातें बताकर दुखी कर दी थी, जो देख उसे और अपने परिवार वालों को बहुत तकलीफ होने लगा। शगुन का इतना कहना कि वहीं दूसरे सोफे पर अथर्व बैठा था। वह बहुत ही शान में बैठा था, एक पैर दूसरे पैर पर रखकर, और शगुन का इस तरह से बोलना उसके होठों पर हल्की स्माइल आ गया। श्याम जी को शगुन पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वह शादीशुदा तो नहीं दिख रही थी, जिसके चलते वह अपनी बेटी से बड़े प्यार से बोले, मेरा बच्चा, ये क्या कह रही हो तुमने कब शादी कर लिया? तो बिल्कुल भी नहीं लगता। श्याम जी आगे बोले, क्या तू हमें सच सच सारी बातें बताएगी कि तुम यहाँ कैसे पहुँची? मुझे तेरे मुंह से हर एक बात सुनना है। श्याम जी इतना बोलकर अपनी बेटी के आंसू पोंछे और उसे सहला कर गले लगा लिए। गले लगते ही शगुन और भी जोर जोर से रोने लगी। श्याम जी ने पहले उसे अच्छे से चुप कराया, शगुन को सोफे पर बिठा दिया ताकि उनकी बेटी सच सच बताए। श्याम जी मन ही मन सोचने लगी, कहीं आदमी ने मेरी बेटी को डरा धमका के तो नहीं रखा। श्याम जी अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोली, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तेरा बाबा है, तू सच सच बता। मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ पूरी दुनिया लड़ सकता हूँ। अपने बाबा की बातें सुन शगुन वापस रोने लगी, पर वह यह भी जानती थी कि अथर्व के ताकत के आगे उसके बाबा का कुछ नहीं चल सकता, और वह अपने परिवार वालों को किसी भी मुसीबत में नहीं डाल सकती। उसे फ्लैशबैक याद आया गया कि अथर्व ने उसे किस तरह से धमकी देते हुए कहा कि वह अपने परिवार वालों से किस तरह से बात करेगी। यहाँ तक कि अथर्व ने उसे सब कुछ बताया कि वह किस तरह से अपनी बात रखेगी। यह सोचते वक्त शगुन की नज़र अथर्व पर थी। अब अथर्व ने अपनी एक आंखें दबा दिया, जो देख शगुन के शरीर में तो आग लग गया। उसका तो दिल कर रहा था कि अपने परिवार वालों को सब कुछ सच सच बता दे, पर बात बताकर भी क्या फ़ायदा? वह यहाँ से भागकर भी कहाँ जाएंगे, और अभी तक तो वह अकेली फंसी थी, अब तो उसका पूरा परिवार यहीं फंस जाएगा। जो सोचकर वो अपने बाबा की तरफ देखी। शगुन अपने आंसू एकदम अच्छे से साफ किए और बोली, बाबा, मैं सही कह रही हूँ, मेरी उनके साथ शादी हो गया है, अब ये मेरे पति हैं। श्याम जी बहुत देर से अपनी बेटी की बकवास बातें सुन ली। अब बहुत तेज आवाज़ में बोले, शगुन, तू सच सच मुझे बता, मैं तेरी एक भी बकवास बात नहीं सुनूंगा। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू ऐसा कभी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि भगवान भी आकर कहे तो भी मैं यकीन नहीं करूँगा। मैं कैसे मान लूँ कि तूने इस आदमी से शादी की है, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं और ये कहाँ, तेरी कैसे इस इंसान से के साथ मुलाकात हो गई, कैसे यह बातें आगे बढ़ी, मुझे सब जानना है और सच सच। अपने बाबा की इतनी तेज आवाज़ सुनकर शगुन अंदर तक काँप गई और हिम्मत करके वह अपनी बात वापस रखी। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ बाबा, मेरी सच में शादी हो गया है और अब हम पति पत्नी के जैसे रहते हैं। उसके मुंह से ऐसी बातें सुन उसके बाबा बोले,
कब हुई तेरी शादी और तुझे आदमी कहाँ मिला? शगुन तो पहले खूब रोई। उसका बीच बीच में इसी तरह रोना श्याम जी को बहुत बुरा लग रहा था, पर उन्हें सच्चाई जानना भी था, क्योंकि शगुन जो कह रही है उसके बाबा या उसकी फैमिली को बिल्कुल भी यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा, क्योंकि वह उसकी आदतों को और उसको बड़े अच्छे से जानते थे, और वह इतना बड़ा कदम तो कभी नहीं उठा सकती। ज़रूर बात कुछ और है। उसके बाबा का बार बार इसी तरह से पूछना। अब शगुन एक बार अथर्व की तरफ देखी, जो एकटक उसी को देख रहा था, और शगुन को भी पता था कि उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अथर्व यहाँ से उठकर तो जाएगा नहीं जो वह अपनी फैमिली से अकेले में बात करे। भलाई इसी में है कि अथर्व जो उसे कहा है वह फैमिली को बता दे। शगुन बोली, बाबा जब मैं दुकान में बैठी थी और जितने भी उधारी खाता होता था, तो एक बार मुझसे गलती से रॉन्ग नंबर कॉल इन्हें लग गया और हमारे धीरे धीरे बातें चालू हो गई और ये मेरे लिए राइट नंबर बन गए। यहाँ तक कि हमारी इतनी आगे तक बातें बढ़ गई कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और मैं इनसे प्यार करने लगी थी और शादी भी करना चाहती थी। अगर मैं आप लोगों को बताती तो आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करते, यहाँ तक कि आप लोग इनसे शादी भी नहीं करने देते। इस कारण मुझे अपने एग्ज़ाम्स तक रुकना पड़ा, और जिस दिन मेरा लास्ट एग्ज़ाम्स था वही सही टाइम था कि मैं वहाँ से निकल सकूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ हमारे समाज को पता ना चले, सभी को यही लगे कि मेरे साथ कुछ हो गया है या मैं मर गई हूँ। इसलिए मैंने यह कदम उठाई, पर यह सब मैंने जानबूझकर और अपने होश में किए, ना कि मुझ पर किसी ने दबाव था। जो मैं कह रही हूँ वह सब सच कह रही हूँ। शगुन ने जैसी अपनी बात कंप्लीट की कि सोफे पर से माया जी उठी और शगुन को जोरदार एक चांटा उसके गाल पर जड़ दी। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, सभी के सभी शॉक्ड हो गए। वहीं इतना जोरदार चांटा पड़ने के बाद शगुन का चेहरा एक तरफ झुक गया। वहीं अथर्व जो बड़े शान में बैठा था वह झट से खड़ा हो गया। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर यह शगुन की फैमिली थी, वह कुछ बोल भी नहीं सकता। पर तुरंत शगुन के पास जाकर उसके गालों को पकड़ सहलाने लगा। अगर आज उसकी मॉम की जगह कोई और होता तो अथर्व उसका हाथ तोड़ के उसके सामने रख देता। फिर भी अथर्व अपनी तीखी नज़रों से उसकी माँ को घूर कर देख रहा था। यूँ कहा जाए तो अंदर ही अंदर अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। माया जी रोते चिल्लाते हुए बोली, अरे मनहूस, तुझे अगर यही सब करना था तो बता कर करती, यूं ही छुप छुपा कर, क्योंकि तेरी वजह से पता है ना हम पर क्या बीती है। यह बोलते वक्त उनकी तबीयत खराब होने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी कि इतने में राशि सोफे से उठी और अपनी माँ की बाहें पकड़ उन्हें सहारा देकर बिठाने की कोशिश की, पर माया जी ने तुरंत उसके हाथों को झटक दिया। वहीं शगुन अब सोफे से उठ खड़ी हुई। अब फिर से होटल रूम का माहौल पूरा खराब हो गया। माया जी ने अथर्व की तरफ गुस्से में देखकर दांत पीसते हुए बोली, और तुमने इसे ये सब करने के लिए मजबूर किया है ना? कौन हो तुम, और क्या तुम्हारी जात बिरादर, कहाँ के रहने वाले हो? न तुम्हारे कुल का पता है न तुम्हारे खानदान का पता है। माया जी जिस तरह से गिनते जा रही थी, अथर्व तीखी आवाज़ में बोला, और क्या जानना है आपको? क्या जानना चाहती हैं आप कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है? तो ये गलत है। मेरा भी परिवार है जो कि इस वक्त इंडिया में है। अथर्व बोल ही रहा था कि माया जी उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, तो तुम मेरी बेटी को यहाँ लेकर क्या कर रहे हो? और अभी तक तुमने हम लोगों से बात क्यों नहीं करवाया? तो अचानक से तुमने हमें एक रात में क्यों यहाँ बुलवाया? वह भी झूठ बोलकर। बताओ क्या चाहते हो तुम, और क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम्हें मेरी बेटी को यूं ही भगा कर लेकर जाना ही था तो अभी तक क्यों तुमने हम लोगों से एक बार भी बात नहीं करवाई? मुझे इसका जवाब दो। माया जी का गुस्सा अथर्व अच्छे से देख पा रहा था, और उन्होंने जो उसे सवाल किया इसका जवाब अथर्व के पास नहीं था।
वह चुपचाप खड़ा हो गया कि उतने में शगुन बोली, हमने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप हम पर गुस्सा करती। आप हमें शादी नहीं करने देती माँ, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। हम एक वक्त के बाद आपको बताने ही वाले थे। मैं नहीं चाहती थी कि अगर आपको बता दूं और हमारे आस पड़ोस में सभी लोग पता चले, इसलिए बात हमने छुपा कर रखा था और आज हमने आपको बता दिया। यकीन नहीं हो रहा माया जी उसके बाबा को कि ये वही शगुन है जिसे एक लाइट का स्विच बंद करने नहीं आता था। इतनी डरपोक और आज वह अपने परिवार के खिलाफ जाकर जुबान लड़ा रही है। राशि भी शगुन के पास जाकर उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ बोली, शगुन क्या तू सच कह रही है? मुझे बिल्कुल भी तेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। शगुन का मन इतना रो रहा था कि उसकी परिवार उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही, क्योंकि सब जानते हैं कि शगुन ऐसा कभी नहीं कर सकती, सबको भरोसा है, पर वह सब को झूठ यकीन दिला रही थी। शगुन राशि का हाथ पकड़ते हुए हाँ में सिर हिला दी। वहीं उसके बाबा तो सोफे पर बैठ गए। उनसे तो कुछ भी पूछा या बोला नहीं जा रहा था। राशि अपनी माँ की बाहें पकड़कर उन्हें सोफे पर बिठा दी। शगुन उनके कदमों में नीचे जाकर बैठ अपनी माँ के गोद में सिर रखकर रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप सबकी गुनहगार हूँ। आप लोग मुझे जो सज़ा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये सुन अथर्व बोला, जब तक मैं न चाहूँ तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे सकता। शगुन अथर्व अडानी। अथर्व उसकी फैमिली की तकलीफ़ अच्छे से समझ पा रहा था और वह उन्हें कुछ बुरा भला बोलकर और मन नहीं दुखाना चाहता, क्योंकि उसने भी लैपटॉप में उनकी हालत बहुत अच्छे से देख चुका था और जितना भी था, इसलिए वह उनके साथ बड़े अच्छे से पेश आने का कोशिश करने लगा। और अथर्व ने इसलिए शगुन को झूठ बोलने के लिए कहा। अगर वह सच बताता तो वे लोग शगुन को हमेशा यहाँ से लेकर चले जाते और साथ ही साथ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट तो कर देते, जिसके कारण उसने यही डिसीजन लेना सही समझा कि वह बता दे कि वह दोनों किस तरह मिले। उनका रॉन्ग नंबर ही राइट नंबर लग गया। अथर्व ने शगुन को साइड में बिठा दिया। वह अपनी एक एक बात उन लोगों को समझाने लगा, यहाँ तक कि अपनी फैमिली बैकग्राउंड भी उन लोगों को बताया। पर अथर्व जितना अमीर था वह उनसे दिखावा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने नॉर्मल तरीके से सब कुछ बता दिया। शाम के 5 बजे, देखते देखते शाम 5 बज गए। अब माहौल कहीं जाकर ठंडा हुआ। शगुन वैसे ही अपनी माँ के गोद में सिर रखकर सो गई। 5 बजते ही उसकी माँ ने उसे उठाया। तेजा ने सभी के लिए चाय और स्नैक्स मंगवाया। 2 वेटर अंदर ट्रॉली लेकर आ गए। सभी के लिए चाय और स्नैक्स देने लगे। माया जी का तो बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का मन नहीं था। राशि के फोर्स करने पर बड़ी मुश्किल से उन्होंने चाय पिया। वही हाल श्याम जी का भी था। उन्होंने भी सिर्फ चाय लिया। सिर्फ राशि ने चाय और स्नैक्स खाई। चाय पीने के बाद माया जी ने बिना किसी की तरफ देख बोली, अब मुझे मेरे घर जाना है, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। माया जी का इतना कहना कि शगुन एकटक उन्हें देखने लगी और फिर से उन्हें गले लिपट कर बोली, माँ प्लीज़ अभी मत जाइए। शगुन नहीं चाहती थी कि उसकी माँ इतना जल्दी जाए। वहीं अथर्व भी नहीं चाहता था कि आज उसकी पेरेंट्स जाए, क्योंकि यह सब रात को ही तो आए हैं। उन्होंने ठीक तरीके से आराम भी नहीं किया और वह जानता था कि वह सब गुस्से में जाना चाहते हैं। अथर्व बहुत कुछ सोचकर उनके सामने खड़ा हुआ और नरमी से बोला, आप लोग 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद चले जाना। मैं नहीं चाहता हूँ आप और आपकी बेटी के बीच में मैं आऊँ। आप उसके साथ रहेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। राशि जानती थी कि उसके पेरेंट्स बहुत नाराज़ हैं, इसलिए वह भी खड़ी होकर बोली,
माँ ये सही कह रहे हैं, हमें 1-2 दिन यहाँ रहना चाहिए। माना शगुन से गलती हुआ है, पर वह हमारी अपनी है। काफ़ी देर लगा उसके पेरेंट्स को मानने के लिए। माया जी तो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती थी, पर जब राशि ने शगुन के बचपन की कुछ यादें बताई, जिसके चलते माया जी रोती हुई मान गई। और अथर्व उन सबको होटल में नहीं रख सकता, इसलिए वह विला पर चलने के लिए कहा। अब शाम का अंधेरा हो गया था। सभी लोग होटल से निकले। एक कार में शगुन, अथर्व, तेजा ड्राइवर बैठे, वहीं दूसरे कार में शगुन की फैमिली बैठ गई। सभी लोग विला के लिए निकल पड़े। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। बाय बाय।